नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है दोस्तों? इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2 की पावर x कर रहा है कि दोस्तों 3 टर्म है। एक टर्म है 2 की पावर x, एक टर्म है 3 की पावर y, एक टर्म है 6 की पावर माइनस z। कह रहा है ये जो तीनों टर्म है, कह रहा है ये जो तीनों टर्म है इनकी वैल्यू बराबर है। कह रहा है ये जो तीनों टर्म है आपस में बराबर है। हाँ, कह रहा है कि बताइए तब, कह रहा है कि तब बताइए 1 अपॉन x और 1 अपॉन y और 1 अपॉन z की का जोड़ क्या होगा। हाँ, कह रहा है कि तब बताइए 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन z का जोड़ क्या होगा। हाँ, ठीक। तो आइए हम इस क्वेश्चन को भी अच्छे तरीके से समझ कर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगा नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो आइए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 टर्म है। एक टर्म है 2 की पावर x। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 टर्म है। एक है 2 की पावर x, एक टर्म है, दूसरा टर्म है 3 की पावर y। दूसरा टर्म क्या है? 3 की पावर y। हाँ, और तीसरा जो टर्म है 6 की पावर माइनस z है। तीसरा जो टर्म है 6 की पावर माइनस z है। कह रहा है ये जो तीनों टर्म है, कह रहा है ये जो तीनों टर्म है, ये तीनों टर्म क्या है? बराबर है। कह रहा है ये जो तीनों टर्म है ये आपस में बराबर है। हाँ, तो मैंने बराबर का साइन लगा दिया, बराबर है। ठीक है, कह रहा है कि बराबर है। कह रहा है कि तब बताइए 1 अपॉन x, 1 अपॉन y और 1 अपॉन z का जोड़ क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को भी नहीं। दोस्तों ये दोस्तों 3 टर्म है। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है। तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है। इसका मतलब यही है कि इसकी जो वैल्यू है वही वैल्यू इसकी है, वही वैल्यू इसकी है। कहोगे हाँ। हाँ, लोग यहाँ मान लीजिए दोस्तों तीनों की वैल्यू क्या है? दोस्तों तीनों की वैल्यू आपस में बराबर है। कहोगे हाँ। मान लीजिए तीनों की वैल्यू क्या है? के है। कोई दिक्कत है? कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर दोस्तों तीनों की वैल्यू के है तो इसका मतलब यह है कि 2 की पावर x की वैल्यू भी के है, 3 की पावर y की वैल्यू भी के है और 6 की पावर माइनस z की वैल्यू भी के है। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। एक बात बताइए, अगर 2 की पावर x बराबर है के, अगर 2 की पावर x बराबर है के, तो 2 की वैल्यू क्या होगी? कहोगे देखिए, जब पावर 2 होती है तो हम उस पावर को हटाते हैं तो दूसरी साइड वर्गमूल का साइन चढ़ता है, मतलब दूसरी करनी चढ़ती है। कहोगे हाँ। तो जब पावर 3 होती है तो हम पावर को हटाते हैं। कहोगे पावर 3 होने पर अगर पावर 3 अगर किसी के ऊपर है और उसे हम हटाते हैं तो दूसरी साइड चढ़ती है, घनमूल का साइन चढ़ता है, मतलब तीसरी करनी चढ़ती है। कहोगे हाँ। तो देखिए, जब किसी के ऊपर पावर n रहती है तो पावर को हटाते हो, किसी के पावर n है और उस पावर को हटा रहे हैं तो उसके ऊपर दूसरी साइड nवी करनी चढ़ती है। तो इस प्रकार अगर पावर इसके 2 की पावर x है और इस x जो पावर है उसे हटा रहे हो तो दूसरी साइड x वी करनी चढ़ेगी। हाँ, मतलब हो गया, मतलब 2 की वैल्यू जो होगी के की पावर 1 अपॉन x होगी, 1 अपॉन x होगी। हाँ, हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? यहाँ तक हो गया। हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों 3 की पावर y बराबर भी के होगा। हो गया हाँ। अगर दोस्तों 3 की पावर y बराबर भी के है तो आप मुझे बताइए 3 की वैल्यू क्या होगी। देखिए, अगर हम पावर को देखिए 3 की अगर वैल्यू निकालना है तो पावर y को हटाना पड़ेगा। तो अगर y की पावर हटेगा तो उधर y भी करनी चढ़ेगा। इस प्रकार देखा जाए तो 3 की वैल्यू क्या होगी? 3 की वैल्यू जो होगी के की पावर 1 अपॉन 3 होगी, 1 अपॉन 3 होगी। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। इसी प्रकार दोस्तों 6 की पावर माइनस जेड बराबर भी क्या होगा? कहोगे हाँ, 6 की पावर 6 की पावर माइनस जेड बराबर भी की होगा। अगर दोस्तों 6 की पावर माइनस जेड बराबर भी की है तो आप मुझे बताइए 6 की वैल्यू क्या होगी? 6 की वैल्यू क्या होगी? तो देखिए, अगर 6 की वैल्यू पता करनी है तो के माइनस जेड जो पावर है उसे हटाना पड़ेगा। अगर मैं हटाता हूं तो उधर क्या चढ़ेगा? उधर हो जाएगा, उधर के की पावर माइनस 1 अपॉन जेड आएगा। हाँ, के की पावर क्या आएगा? कहोगे के की पावर माइनस 1 अपॉन जेड आएगा। आप मेरी बात से सहमत हो? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। ठीक, अब दोस्तों दोस्तों हमसे पूछा गया था 1 अपॉन x, 1 अपॉन y, 1 अपॉन z तीनों का जोड़ पूछा गया था। हाँ, यही पूछा गया था। कहोगे हाँ, यही पूछा गया था, यही पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पर 6 बराबर के की पावर माइनस जेड है, के की पावर माइनस जेड है। क्या मैं इस 6 को 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ? कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इस 6 को मैं 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ? कहोगे हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार देखा जाए 2 इंटू 3 का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है? कहोगे के की पावर माइनस 1 अपॉन जेड के बराबर है। दोस्तों 2 की वैल्यू क्या है? कहोगे 2 की वैल्यू आई है के की पावर 1 अपॉन एक्स। तो क्या मैं यहाँ पर 2 की जगह के की पावर 1 अपॉन एक्स लिख सकता हूँ? कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया के की पावर 1 अपॉन एक्स। अब 3 की वैल्यू क्या आई है? कहोगे 3 की वैल्यू के की पावर 1 अपॉन 3 आई है। तो क्या मैं 3 की जगह के की पावर 1 अपॉन 3 लिख सकता हूँ? 1 अपॉन 1
1/3 नहीं है, 1/y है। क्या मैं 3 की पावर 1/y लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया k की पावर 1/y। और बराबर के क्या कहोगे? बराबर के k की पावर -1/z। हाँ, आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। हाँ, एक बात बताइए, आपको दिख रहा है यहाँ पर एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और दोनों क्या टर्म में मल्टीप्लाई में है। और आपको अच्छे तरीके से बताया कि जब दो टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं, आपको अच्छे तरीके से बताया कि जब ऐसे दो टर्म मल्टीप्लाई में होते हैं जिनके बेस समान होते हैं, तो हम बेस को एक बार लिखते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है कि दो टर्म मल्टीप्लाई में और उनके बेस भी समान है, तो हमें बेस को एक बार लिखना चाहिए, पावर को जोड़ देना चाहिए। हाँ, अगर जो मैं बेस को एक बार लिखता हूँ और पावर को जोड़ता हूँ, तो पावर को जोड़ने पर क्या प्राप्त होगा? पावर को जोड़ने पर 1/x प्लस 1/y प्राप्त होगा। हाँ, पावर को जोड़ने पर ये प्राप्त हुआ। और बराबर के क्या था? बराबर के दूसरी साइड क्या था? k की पावर -1/z था। k की पावर -1/z। आप मेरी बात से सहमत है? कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और दोनों टर्म के हैं बराबर है। हाँ, दोस्तों आपको अच्छी और दोस्तों आप ये भी देख रहे हैं कि दोनों टर्मों के बेस भी बराबर है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब दो ऐसे टर्म बराबर होते हैं जिनके बेस भी बराबर होते हैं, तो वे तभी बराबर हो सकते हैं जब उनकी पावर बराबर हो। तो आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म बराबर है और उनके बेस भी बराबर है, तो ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब पावर भी बराबर हो, मतलब 1/x प्लस 1/y बराबर हो -1/z के। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों 1/x प्लस 1/y बराबर है -1/z के। दोस्तों -1/z बराबर के इधर आएगा तो क्या उधर हो जाएगा? कहोगे 0 हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो दोस्तों, देखा जाए तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू क्या निकल कर आई? कहोगे 0 निकल कर आई। क्या निकल कर आई? 0 निकल कर आई। आप मेरी बात से पूरी तरीके से सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक होगी? नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। दोस्तों आपको समय नहीं लगेगा, जब आप बार-बार प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत तेजी से होगा, ठीक है? थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। केवल आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये ऐसे होता है, बस, और कुछ नहीं दिक्कत है। अब आइए दोस्तों, हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 2 की पावर x, कह रहा है कि यदि 2 की पावर x, कह रहा है दोस्तों तीन टर्म है। एक है 2 की पावर x, एक है 4 की पावर y, एक है 8 की पावर z। ठीक है, कह रहा है कि ये तीनों टर्म क्या है? बराबर है। कह रहा है ये तीनों टर्म जो है बराबर है। हाँ, कह रहा है ये तीनों टर्म बराबर है। कह रहा है कि तब बताइए, और कह रहा है, और आगे कह रहा है कि 1/2x, कह रहा है 1/2x 1/4y और 1/6z का जो जोड़ है वो 24/7 है। कह रहा है जेड की वैल्यू बताइए। जेड की वैल्यू जो होगी 7/48 होगी। ठीक है, तो लेकिन कैसे, आइए हम इस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीन टर्म है। एक टर्म हमें दिया है 2 की पावर x, एक टर्म हमें दिया है 2 की पावर x, दूसरा टर्म हमें दिया है 4 की पावर y, हाँ। तीसरा टर्म हमें दिया है 8 की पावर z, हाँ। कह रहा है ये जो तीनों टर्म है ये आपस में बराबर है। मैंने कहा ठीक है, बराबर है, हाँ, बराबर है। कह रहा है ये जो तीनों टर्म है आपस में बराबर है। ठीक है, और हमें क्या दिया? और हमें कह रहा है कि 1/2x, और क्या कह रहा है? कह रहा है कि 1/2x, और क्या कह रहा है? कह रहा है 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6z 1/6z बराबर है 24/7, बराबर है 24/7। यही तो है, हाँ, बराबर है 24/7। कह रहा है कि तब जेड का मान बताइए, हाँ, 24/7। कह रहा है कि तब बताइए जेड का मान करो, हाँ, जेड का मान करो। ठीक है दोस्तों, हमसे कह रहा है कि तीन टर्म है। एक है 2 की पावर x, एक है 2 की पावर 4 की पावर y, एक है 8 की पावर z। कह रहा है ये तीनों टर्म बराबर है। कह रहा है कि और 1/2x 1/4y 1/6z की वैल्यू जो है 24/7 है। तब कह रहा है कि बताइए जेड का मान क्या होगा। हाँ, तो आइए हम जेड का मान निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों तीन टर्म है, एक 2 की पावर x है, एक 4 की पावर y है, एक 8 की पावर z है, तीनों आपस में बराबर है। इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है वही वैल्यू इसकी है, उसकी वैल्यू ये है। हाँ, एक बात बताइए, अगर तीनों टर्म में ये बराबर है, तीनों टर्म आपस में बराबर है, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो वैल्यू है वही इसकी वैल्यू है। कहोगे हाँ, मतलब ये दोनों टर्म भी बराबर होंगे। अगर दोस्तों तीनों टर्म बराबर है तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों टर्म भी बराबर होंगे और ये आपस में बराबर होंगे, ये भी आपस में बराबर होंगे। कहोगे हाँ, अगर दोस्तों ये तीनों टर्म बराबर हैं तो हम कह सकते हैं कि भैया ये इसके बराबर भी होगा, ये इसके बराबर भी होगा। कहोगे हाँ,
अगर दोस्तों टू की पावर एक्स, अगर दोस्तों टू की पावर एक्स बराबर है 8 की पावर जेड के, दोस्तों टू की पावर एक्स, दोस्तों ये तीनों आपस में बराबर है कहोगे हाँ, तो इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर भी होगा कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए टू की पावर एक्स बराबर है 8 जेड की। तो 8 जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 की पावर जेड को क्या लिख सकता हूँ कहोगे, टू की पावर 3 जेड लिख सकता हूँ हाँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और आपस में दोनों बराबर है। इस प्रकार देखा जाए तो ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब इनकी पावर बराबर हो कहोगे हाँ, क्योंकि बेस बराबर है। तो इस प्रकार एक्स की पावर एक्स बराबर आ गया 3 जेड, एक्स बराबर आ गया 3 जेड। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया कहोगे हाँ। दोस्तों ये तीनों टर्म बराबर थे, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं भैया ये इसके बराबर भी होगा हाँ। तो दोस्तों ये भी तो कह सकते हैं कि ये इसके बराबर भी होगा कहोगे हाँ, ये इसके बराबर भी होगा। अगर तीनों बराबर हैं तो ये इसके बराबर भी होगा हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए फोर की पावर फोर की पावर वाई बराबर है 8 की पावर जेड। दोस्तों फोर की पावर वाई को हम लिख सकते हैं टू की पावर टू वाई लिख सकते हैं हाँ। और 8 की पावर जेड को हम लिख सकते हैं टू की पावर 3 जेड, टू की पावर 3 जेड लिख सकते हैं। कोई दिक्कत की परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो 4 की पावर y जो है वो 8 की पावर z के बराबर है। तो मैंने बराबर का साइन लगा के बराबर कर लिया। अब दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म क्या है, बराबर है, और इनके बेस भी बराबर है। तो ये दोनों तभी बराबर होते हैं जब इनकी पावर बराबर होगा हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2 की पावर y टू वाई बराबर होगा 3 जेड के, 2 वाई बराबर होगा 3 जेड के। कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई भी नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब दोस्तों हम जेड की वैल्यू निकालने के लिए अग्रसर होते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, एक्स की वैल्यू क्या है 3 जेड है, तो 2x की वैल्यू क्या होगी, 2x की वैल्यू तो 6 जेड होगी हाँ। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों साइड तो 2x की वैल्यू 6 जेड निकल जाएगी। तो क्या यहाँ मैं 2x की जगह 6 जेड लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर इसकी जगह लिख दिया 6 जेड, 1 तो वैसे लिखा और अपन में 6 जेड प्लस। तो 4y की वैल्यू क्या है कहोगे, देखिए 2y की वैल्यू 3 जेड है, तो 4y की वैल्यू 6 जेड होगी। तो 4y की जगह मैं 6 जेड लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मैंने इसकी जगह 6 जेड लिख दिया, प्लस का साइन लगाया। दोस्तों 1/6 जेड तो पहले से ही कहोगे हाँ, बराबर के क्या है कहोगे, बराबर के 24/7, बराबर के 24/7, 24/7। दोस्तों आपको दिख रहा है कि इन तीनों को हमें क्या करना है, जोड़ना है। और आपको दिख रहा है कि इनके क्या है, डिनोमिनेटर भी सेम है हाँ। दोस्तों आपको चित्र में बताया कि जब दो या दो से अधिक ऐसे भिन्न, दोस्तों आपको चित्र में बताया कि जब दो या दो से अधिक भिन्नों के डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो ऐसी स्थिति में डिनोमिनेटर को हम एक बार लिखते हैं और अंश को नोमिनेटर को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं नोमिनेटर को जोड़ता हूँ तो 3 आया और अपॉन में 6 जेड आएगा, और उसे सोल्व करूंगा 3/6 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो 1/2 आया। इस प्रकार देखा जाए तो इसे सोल्व करने पर 1/2 जेड प्राप्त हो रहा है, 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 बराबर के 24/7। अब दोस्तों यहाँ से मैं जेड की वैल्यू, ठीक है, अगर दोस्तों मैं जेड की यहाँ से वैल्यू निकालता हूँ तो जेड की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो 7/48 जेड की वैल्यू क्या निकलता है, 7/48, 7/48 निकलता है। कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं, इतना तो बड़ा भाग आता ही होगा आपको हाँ, हो गया हाँ। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यदि 2 की पावर एक्स है, 4 की पावर वाई और 8 की पावर जेड बराबर है, और बराबर है आपस में, और 1/2x प्लस 1/4y प्लस 1/6 जेड बराबर है 24/7 के। तो ऐसी स्थिति में जेड की वैल्यू जो होगी 7/48 होगी, 7/48 होगी। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है कहोगे, देखिए कह रहा है कि 9 की पावर n, कह रहा है कि 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर माइनस n/2 की पावर -2 माइनस माइनस 27 की पावर n, 27 की पावर n अपॉन 3 की पावर 3m, 3 की पावर 2m है कि 3m, 3m इंटू 2 की पावर 3 बराबर है 1/27 के। कह रहा है कि तब बताइए m माइनस n की वैल्यू क्या होगी, m माइनस n की वैल्यू क्या होगी हाँ। तो आइए इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को भी सोल्व करने की कोशिश करते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, मैं चेक कर लेता हूँ कि हो रहा है रिकॉर्डिंग नहीं, ठीक है हो रहा है। कह रहा है कि 9 की पावर n, ठीक है, कह रहा है कि 9 की पावर n, 9 की पावर n इंटू 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इंटू इंटू 3 की पावर -n/2, 3 की पावर -n/2 की पावर -2, की पावर -2, की पावर -2, की पावर -2
माइनस 27 की पावर माइनस 27 की पावर माइनस 27 की पावर माइनस 27 की पावर अपॉन 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 1 मिनट अपॉन 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 कह रहा है कि ये जो इसकी वैल्यू है, कह रहा है इसकी जो वैल्यू है वो 1/27 के बराबर है, 1/27 के बराबर कह रहा है इसकी जो वैल्यू है 1/27 के बराबर है, कह रहा है इसकी जो वैल्यू है 1/27 के बराबर है। कह रहा है कि तब बताइए, कह रहा है कि तब बताइए m माइनस एन की वैल्यू के बराबर, कह रहा है कि तब बताइए m माइनस एन की वैल्यू के बराबर। ठीक है, आइए निकालने की कोशिश करते हैं, आइए हम निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक बात बताइए, अगर ऊपर 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 बेस है, आपको पता है कि बेस आधार क्या होता है, कहोगे हाँ बेस क्या होगा, अच्छा आधार बेस और पावर क्या होती है, बेस और पावर क्या होता है आपको चित्र में पता है, कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये सभी संख्याएं क्या है, मल्टीप्लाई, ये देखा जाए ये तीन संख्याएं आपस में देखा जाए तो मल्टीप्लाई है। अगर दोस्तों इन तीनों के बेस समान होते तो मैं आसानी से मल्टीप्लाई कर सकता था, क्योंकि आपको अच्छे तरीके पता है कि जब दो या दो से अधिक संख्याएं मल्टीप्लाई में होती हैं और उनके बेस भी समान होते हैं तो हम बेस को एक बार लिखते हैं और पावर को जोड़ देते हैं, कहोगे हाँ। लेकिन दोस्तों देखा जाए तो दो के बेस तो सेम है, लेकिन तीसरे का बेस तो अलग अलग है। हाँ, तो सेम कर सकते हैं, कहोगे हाँ सेम कर सकते हैं, तो सेम करिए। कहोगे देखिए, कहोगे देखिए इस 9 की पावर, कहोगे देखिए 9 का मतलब होता है 3 की पावर 2, कहोगे 9 को हम 3 की पावर 2 ले सकते हैं। अगर मैं 3 की पावर 2 लिखता हूं तो क्या होगा, 3 की पावर 2 की पावर n आई, तो यहाँ पर देखा जाए तो पावर की आपस में क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, 2 की मल्टीप्लाई n से होगी तो क्या आएगा 2n आएगा। इस प्रकार देखा जाए तो 9 की पावर n को मैं 3 की पावर 2n लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं, कहोगे हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 3 की पावर 2n। मैं चाहता तो अलग से ऐसे ही कर लेता, 2 की पावर n प्लस 2, उसके बाद लिख देता प्लस का n। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता था ऐसे, यहाँ पर ये आएगा, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ पूरा डिटेल से। ठीक है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर दिख रहा है कि यहाँ पर क्या होगा, कभी पावरों की मल्टीप्लाई होगी, अब पावरों की मल्टीप्लाई होगी तो माइनस से माइनस क्या कैंसिल हो जाएगा, कभी हाँ प्लस हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कभी हाँ। तो पावर देखा जाए तो 3 की पावर क्या बच रही है, n बच रही है, 3 की पावर क्या बच रही है, n बच रही है, तो मैंने यहाँ पर n लिख दिया। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों मैं इसे क्या लिखता हूँ, देखिए 27 को हम 3 की पावर 3 लिख सकते हैं। अगर मैं 3 की पावर 3 लिखता हूँ यहाँ पर तो क्या होगा, 3 की पावर 3 की पावर n आएगा, तो वहां पर क्या होगा, पावर की मल्टीप्लाई होगी, क्या होगी, पावर की मल्टीप्लाई होगी, तो 3 की n से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3n, मतलब 3 की पावर हमें 3n प्राप्त होगा, 3 की पावर 3n प्राप्त होगा। तो इस चीज को मैं 3 की पावर 3n लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3n लिख सकता हूँ। आप मेरी वैसे सहमत है, कहोगे हाँ आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ठीक है, तो ऊपर सोल्व करता हूँ तो ये आया। ठीक है, अब नीचे अगर मैं सोल्व, नीचे क्या, नीचे कुछ सोल्व करने की जरूरत ही ना है। ठीक है, नीचे कुछ है ही ना सोल्व करने के लिए, तो नीचे जब सोल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं तो मैं नीचे वैसे ही लिख दे रहा हूँ, नीचे कुछ सोल्व करने के लिए नहीं है दोस्तों, तो नीचे मैं वैसे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, नीचे वैसे लिख दे रहा हूँ, नीचे सारी चीजें वैसे ही लिख दे रहा हूँ। ठीक है, तो 3 की पावर 3m इंटू इंटू 2 की पावर 3 चाहे लिखो चाहे 8 लिख दो, बात कोई दिक्कत कोई वाली बात, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, और बराबर के 1/27 है, बराबर के 1/27 है, बराबर के 1/27 है, कोई दिक्कत यहाँ तक होगा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, 27 को यहाँ पर 3 की पावर में हम खेल रहे हैं, यहाँ 3 की पावर में खेल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप 3 की पावर में खेल लीजिए। ठीक है, अगर 3 की पावर में बनना है तो यहाँ पर भी प्रयोग कर सकते हैं। एक बात बताइए, 27, ये जो 27 था, ये जो 27 था, इसे मैं क्या लिखता हूँ, कहोगे 3 की पावर माइनस 3 की पावर 3 लिख सकते हो। हाँ, अब दोस्तों 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 जो है नीचे, ये ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई में अंश के, तो क्या हो जाएगा, कहोगे पावर निगेटिव हो जाएगा, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3 की पावर -3 प्राप्त होगा, क्या 3 की पावर -3 प्राप्त होगा, 3 की पावर -3 प्राप्त होगा। आप मेरी वैसे सहमत है, कहोगे हाँ हम आपकी बात से कोई तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर अगर मैं सोल्व करता हूँ तो क्या मिलेगा, कोई देखिए जब आप सोल्व करोगे इसे तो 3 की पावर, कोई देखिए 3 को एक बार लिखोगे और पावर को जोड़ोगे तो 2n एक 3n, 3n हो गया, और 3n प्लस 3n हो गया। अच्छा एक बात बताइए, तो यहाँ पर एक मिनट एक मिनट, ठीक है, मैं घुमाना नहीं चाह रहा हूँ आपको। ठीक है, दोस्तों एक बात बताइए, अगर मैं इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर अगर इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करते हो तो 3 की पावर 3n आएगा, तो 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 प्राप्त हुआ यहाँ पर। हाँ, तो हाँ, केवल इसकी इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ
तो 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 आएगा। हाँ, यहाँ पर देखा जाए तो -3 की पावर n लिखा है। तो दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर भी 3 की पावर n है, यहाँ पर भी 3 की पावर n है। क्या मैं 3 की पावर n कॉमन ले सकता हूँ? बिल्कुल ले सकते हैं। तो मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पर मैंने कॉमन ले लिया। अब समझ में आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर सबकी मल्टीप्लाई क्यों नहीं की। अगर कर लेता तब भी कोई दिक्कत नहीं आता, कर लेता तब भी कोई दिक्कत नहीं आता, आगे जाके वही होता। ठीक है दोस्तों, 3 की पावर 3n मैं कॉमन लूंगा, 3 की पावर 3n कॉमन लेता हूँ तो क्या मिलेगा? कोई देखिए 3 की पावर 3n जब कॉमन लोगे तो ये और ये तो कैंसिल होगा, बचेगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब होता है 9। हाँ, 9 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा? कहोगे देखिए 3 की पावर 3n कॉमन ले लियो तो यहाँ पर तो 1 बचेगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। अपॉन में क्या है? कहोगे अपॉन में देखा जाए तो 3 की पावर 3n, अच्छा 1 मिनट, ये m है, ठीक है, ये m 3 की पावर 3m इंटू 2 की पावर 3 मतलब 8 लिखा है, और बराबर के क्या है? कहोगे बराबर के 1/27 है, बराबर के 1/27। आप मेरी बात से सहमत है? कहो पूछा बराबर के क्या है? कहोगे बराबर के 3 की पावर -3 है, 3 की पावर-3। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ऊपर भी 8 है, नीचे भी 8 है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया, कहोगे हाँ, इससे ये कैंसिल हो गया। एक बात बताइए, तो ऊपर देखा जाए तो 3 की पावर 3n लिखा है, नीचे देखा जाए तो 3 की पावर 3m लिखा है। अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो क्या होगा? देखिए जब ऐसे दो टर्मों को हम डिवाइड करते हैं आपस में जिनके बेस समान होते हैं, तो बेस को हम एक बार लिखते हैं और ऊपर पावर में से निचली वाली पावर को घटा देते हैं। तो बेस को अगर मैं एक बार लिखता हूँ तो 3 लिखूंगा, और ऊपर वाली पावर में से अगर निचली वाली पावर को घटाता हूँ तो 3 की पावर n -3 की पावर n। इस प्रकार देखा जाए तो अगर मैं इसे सोल्व करता हूँ तो 3 की पावर 3n -3 प्राप्त होगा। हाँ, बराबर के क्या होगा? बराबर के 3 की पावर दोस्तों आप देख रहे हैं कि एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, और दोनों आपस में बराबर है। तो ये दोनों तभी बराबर, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इनके बेस भी बराबर है। तो आपको अच्छे तरीके पता है कि जब दो ऐसे टर्म बराबर होते हैं जिनके बेस भी, दोस्तों आपको अच्छे तरीके पता है कि जब ऐसे दो टर्म बराबर होते हैं जिनके बेस भी बराबर है, तो वो दोनों टर्म तभी बराबर सकते हैं जब उनकी पावर बराबर होगा। हाँ, तो ये दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर है, उनकी बेस भी बराबर है, तो ये दोनों तभी बराबर सकते हैं जब पावर बराबर हो, मतलब 3n -3m बराबर -3। हाँ, -3। कोई दिक्कत की परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। दोस्तों एक बात होती है, अगर मैं 3 यहाँ से कॉमन, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, को यहाँ इस प्रकार देखा जाए तो n -m बराबर है n माइनस, जब यहाँ पर कैंसिल होगा तो यहाँ पर 1 आएगा, n -m बराबर है किसके? -1 के। को यहाँ दोस्तों यहाँ से मैंने माइनस कॉमन, दोस्तों माइनस से मैंने क्या कर दिया? दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। तो इस प्रकार देखा जाए तो m -n हो जाएगा, इधर हो जाएगा m -n, इधर हो जाएगा प्लस का 1। हाँ, प्लस का 1 हो जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो इस प्रकार देखा जाए तो m -n बराबर क्या आया? m -n बराबर 1 है, m -n बराबर 1 है। और हमसे कह रहा था कि बताइए m -n की वैल्यू क्या होगी? तो हम कह सकते हैं भैया m -n की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी। क्या होगी? 1 होगी। हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब दोस्तों हम किसी दूसरी चीज की बात करेंगे, यहाँ पर फ्रैक्शन की बात करेंगे। दोस्तों हम अब नए चीजों की ओर बढ़ रहे हैं। अब जो हमें चीजें सीखनी है फ्रैक्शन के बारे में। फ्रैक्शन आखिर होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, और कैसे हम उनके फ्रैक्शन के बीच में तुलना कर सकते हैं, कैसे हम फ्रैक्शन के बीच में तुलना करेंगे, इन सभी चीजों के बारे में हमें सीखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि फ्रैक्शन होता क्या है, वो कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से फ्रैक्शन होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम फ्रैक्शनों के बीच में तुलना करेंगे कि भैया कैसे तुलना कर सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है। ठीक है, और कितने प्रकार से हम तुलना कर सकते हैं, ये सभी चीजों के बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो देखिए फ्रैक्शन के बारे में आपकी स्क्रीन पे लिखा है कि फ्रैक्शन के बारे में कि एक ऐसी संख्या, लिखा है एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, उसे भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं। कह रहा है कि एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम भिन्न कहते हैं, मतलब फ्रैक्शन कहते हैं। कह रहा है जहां पर q 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जहां पर q जो है 0 के बराबर नहीं हो सकता है। कह रहा है कि p/q में, कह रहा है p/q में p को हम अंश कहते हैं, मतलब न्यूमरेटर कहते हैं, और जबकि q को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। डिनोमिनेटर कहते हैं मतलब हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस चीज को मैं आपको लिखकर समझा देता हूँ। ठीक है, दोस्तों कह रहा है कि दोस्तों भिन्न होती क्या है। दोस्तों एक ऐसी संख्या, ठीक है, दोस्तों भिन्न, सबसे पहली बात आती है कि भिन्न होती क्या है। आपके स्क्रीन पे लिखा भी है भिन्न के बारे में। ठीक है, दोस्तों एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, दोस्तों एक ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सके उसे हम कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। लेकिन दोस्तों p/q के रूप में तो लिख सकते हैं, लेकिन दोस्तों q की वैल्यू कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकती है। q की वैल्यू कभी भी 0 की नहीं हो सकती।
ठीक है, क्यू की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होती है, मतलब क्यू की जगह हम कभी भी जीरो, मतलब हर में कभी भी जीरो नहीं लिख सकते। ठीक है, दोस्तों पहली बात आती है कि भिन्न किसे कहते हैं। भिन्न एक ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। लेकिन q बराबर कभी भी जीरो के नहीं होगा। ठीक है, तो दोस्तों इसके एग्जाम दोस्तों ये चीजें समझ में आई होगी। हाँ दोस्तों, बात आती है कि ये जो ऊपर p लिखा है इसे क्या कहते हैं, नीचे जो लिखा है q उसे क्या कहते हैं। दोस्तों ऊपर जो p लिखा है इसे हम कहते हैं अंश, क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में न्यूमरेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं। और नीचे जो लिखा है, नीचे जो लिखा है q, इसे कहते हैं हर, क्या कहते हैं, हर कहते हैं, क्या कहते हैं, हर कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, डिनोमिनेटर कहते हैं। आपको मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी। हाँ, हमें आपकी बात पूरी अच्छे तरीके से समझ में आ रही है। यहाँ तक मैं क्या दोस्तों, भिन्न ऐसी संख्या जिसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं उसे भिन्न कहते हैं, लेकिन q की वैल्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगी। दोस्तों p बटे q में देखा जाए तो p को हम अंश कहते हैं जिसे न्यूमरेटर इंग्लिश में कहते हैं, और q को हम हर कहते हैं जिसे इंग्लिश में हम डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब भिन्न के एग्जाम्पल दोस्तों जैसे देखा जाए तो मैंने पूछा कि बताइए 3/5 एक भिन्न है कि नहीं, कहोगे हाँ भिन्न है। मैंने कहा क्यों, कहोगे देखिए ये जो लिखा है 3/5 ये p बटे q के रूप में लिखा है। इस प्रकार देखा जाए 3/5 एक भिन्न है, 3/5 क्या है, एक भिन्न है। मैंने कहा बहुत अच्छे, 3/5 क्या है, एक भिन्न है। मैंने कहा बहुत अच्छे। एक बात बताइए 4/3 क्या एक भिन्न है, कहोगे देखिए 4/3 एक भिन्न है। मैंने कहा क्यों, कहोगे ये p बटे q के रूप में लिखा है इसलिए एक भिन्न है। मैंने कहा ठीक है। आप मुझे बताइए दो एक भिन्न है कि नहीं, दो आप मुझे बताइए दो एक भिन्न है कि नहीं। तुरंत आप कंफ्यूज हो गए कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये p बटे q के रूप में नहीं लिखा है। एक बात बताइए क्या 2 के अपोन में 1 लिखा है कि नहीं, कहोगे हाँ लिखा है। मैं उस जो 1 लिखा है 2 के अपोन में 1, 2 के अपोन में जो 1 लिखा है मैं उसको निकाल के दिखा दे रहा हूं आपको, निकाल के दिखा दिया। अब बताइए ये जो 2/1 लिखा है ये बताओ कि हमारा एक भिन्न है कि नहीं, कहोगे हाँ भिन्न है। मैंने पूछा क्यों, कहोगे इसलिए क्योंकि ये p बटे q के रूप में लिखा है। हाँ कहोगे हाँ, तो चाहे मैं 2 कहूं चाहे 2/1 कहूं बात एक ही है, कहोगे हाँ बात एक ही है। ठीक है, तो इस प्रकार आप कह सकते हो कि ये 2 हमारा एक भिन्न है। अब तो समझ में आ गया होगा 2 हमारा एक भिन्न है, कहोगे हाँ 2 हमारी एक फ्रैक्शन है। ठीक है, बताइए 3 क्या है, एक भिन्न है कि नहीं, कहोगे बिल्कुल है, क्योंकि हम 3 को लिख सकते हैं 3/1, और 3/1 जो होता है p बटे q के रूप का होता है। मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा कि बताइए 7/0 एक भिन्न है कि नहीं, कहोगे नहीं है। मैंने कहा क्यों, कहोगे देखिए ये p बटे q के रूप में लिखा तो है, लेकिन q की जगह कभी भी जीरो नहीं आ सकता है, क्योंकि जब q की वैल्यू अगर जीरो हो जाती है तो इसकी वैल्यू इनफाइनाइट प्राप्त होगी। हाँ हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो ये भिन्न नहीं है। हाँ, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भैया भिन्न किसे कहते हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रैक्शन आखिर किसे कहते हैं। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों ये चीजें तो समझ में आ गई। अब देखिए आपके स्क्रीन पर कुछ और जानकारी लिखी है, कुछ और जानकारी लिखी है। क्या लिखी गई है आप पढ़िए, देखिए क्या लिखा गया है। तो वे देखिए लिखा गया है कि भिन्न जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। लिखा गया है कि भिन्न जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब उचित, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे हम उचित भिन्न कहते हैं। एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसे अनुचित भिन्न कहते हैं। एक होता है मिक्स फ्रैक्शन जिसे हम सही भिन्न कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि भिन्न जो होते हैं 3 प्रकार के होता है। एक होता है प्रॉपर, कह रहा है कि फ्रैक्शन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, तो अब उसमें से जो पहला हमारा होता है फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में जानकारी लिखी गई है। लिखा गया है कि एक ऐसी फ्रैक्शन, कह लिखा है ऐसी फ्रैक्शन जिसमें अंश हर से छोटा होता है, जिसमें अंश हर से छोटा होता है उसे प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। कह रहा है प्रॉपर फ्रैक्शन का मान जो होता है हमेशा 1 से कम होता है। ठीक है, ये सारी चीजें लिखी गई है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर 1 से कम क्यों होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन की वैल्यू 1 से कम क्यों होता है। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, दोस्तों जो भिन्न होता है, दोस्तों जो भिन्न होता है, दोस्तों जो भिन्न होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। दोस्तों जो भिन्न होता है वो 3 प्रकार के होता है, और इन 3 प्रकारों में भी कई कैटेगरी निकल कर आ जाती है। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अंदर भी कई कैटेगरी निकल कर आ जाती है। भिन्न जो होता है 3 प्रकार का होता है। फ्रैक्शन जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन, एक होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
कोई दिक्कत कोई परेशानी प्रॉब्लम नहीं। एक होता है मिक्स फ्रैक्शन। क्या होता है? मिक्स फ्रैक्शन। एक होता है मिक्स फ्रैक्शन, एक होता है मिक्स मिक्स फ्रैक्शन। मैंने हर जगह फ्रैक्शन नहीं लिखा हूँ, आखिर में केवल लिखा हूँ फ्रैक्शन। ठीक है, तो उन सब चीजों से आपको ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, केवल हम यहाँ पर सीख रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जो फ्रैक्शन होता है वो तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, एक होता है मिक्स फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब बात आती है प्रॉपर फ्रैक्शन। दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है, दोस्तों एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें, दोस्तों प्रॉपर फ्रैक्शन एक ऐसा फ्रैक्शन होता है जिसमें अंश, दोस्तों अब बात आती है प्रॉपर फ्रैक्शन की कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है। दोस्तों ऐसा फ्रैक्शन जिसमें अंश जो होता है, मतलब नोमिनेटर जो होता है वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है, उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो अगर अगर हम ऐसे फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं जिसमें नोमिनेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर से, तो बताइए आप ऐसे ऐसे फ्रैक्शनों का एग्जांपल बताइए, ऐसे फ्रैक्शन का एग्जांपल बताइए। तो देखिए ऐसे फ्रैक्शन का एग्जांपल देखा जाए तो 1/2 होगा, 2/3 होगा, 2/3 होगा, 5/7 होगा। हाँ, 5/7 होगा। ये दोस्तों ये जो सभी फ्रैक्शन है ये कुछ और नहीं है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल है। क्या है? प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि ये जो इनके क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि जो अंश है इन सभी फ्रैक्शनों के जो अंश है, मतलब नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर की अपेक्षा क्या है? छोटा है। और दोस्तों जब नोमिनेटर डिनोमिनेटर की अपेक्षा छोटा होता है तो उन्हीं सभी फ्रैक्शनों को हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। उन्हीं सब फ्रैक्शनों को हम क्या कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? तो हाँ, हमें आपकी पूरी बातें समझ में आ रही है, पूरी बातें हमें समझ में आ रही है। मैंने कहा बहुत अच्छे। ठीक है, एक बात बताइए। अब दोस्तों ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, दोस्तों जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उनकी जो वैल्यू होती है हमेशा 1 से कम होती है। दोस्तों जो प्रॉपर फ्रैक्शन होता है उनकी वैल्यू हमेशा 1 से कम होती है। आखिर कम क्यों होती है ये भी तो देखना जरूरी है। तो यहाँ दोस्तों ये क्या लिखा है? 1/2 लिखा है। हाँ, हाँ। अगर दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा नोमिनेटर है डिनोमिनेटर की अपेक्षा क्या है? छोटा है। हो गया। इसी प्रकार दूसरा हमारा फ्रैक्शन 2/3 है। हो गया। यहाँ पर भी ये देख रहे हैं कि नोमिनेटर जो है डिनोमिनेटर की अपेक्षा छोटा है। हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर भी देख रहे हैं छोटा है, यहाँ पर भी देख रहे हैं छोटा है। हो गया। अगर दोस्तों ये एक के जगह दो होता तो इसकी वैल्यू क्या आती? कहोगे इसकी वैल्यू 1 आती। हाँ, हाँ। जब एक की जगह 2 होता, ये जो नोमिनेटर हमारा 1 लिखा है इसकी जगह 2 होता तो हमारी वैल्यू 1 आती। हाँ, हाँ, 1 आती। अभी फिलहाल 2 नहीं है तो इसलिए 1 से कम आएगी। हाँ कि ना? हाँ, 1 से कम आएगी। खुद सोचो, अगर 2 होता तो 1 आता, लेकिन 2 से कम है तो 1 से कम आएगी। हो गया। हाँ, दोस्तों एक बात बताइए, अगर यहाँ पर ये जो नोमिनेटर लिखा है यहाँ पर 3 लिखा होता तो इसकी वैल्यू क्या होती? कहोगे 1 होती। हाँ, हाँ। लेकिन 1 नहीं है इसलिए 1 से कम आ रहा है। कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, यहाँ पर अगर 6 लिखा होता तो इसकी वैल्यू क्या आती? कहोगे 1 आती। हाँ, कहोगे हाँ। लेकिन 6 नहीं लिखा है इसलिए 1 से कम आएगी, सीधी सी बात है। कहोगे हाँ। इसी प्रकार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर 9 होता तो इसकी वैल्यू भी क्या आती? 1 आती। लेकिन 9 नहीं लिखा है, 9 नहीं लिखा है इसलिए 1 से कम आएगी। कहोगे हाँ। तो दोस्तों इसकी इन सभी की वैल्यू, दोस्तों अगर दोस्तों यहाँ पर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर, अगर दोस्तों यहाँ पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर बराबर होते हैं, अगर दोस्तों ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है, अगर दोस्तों ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने लिखा है यहाँ पर डिनोमिनेटर और नोमिनेटर की वैल्यू बराबर होती है तो ऐसी स्थिति में उनकी तो वैल्यू 1 आएगी। लेकिन दोस्तों बराबर नहीं है। नोमिनेटर तो छोटा है, जब छोटा है तो सीधी सी बात है वैल्यू क्या होगी? प्रत्येक फ्रैक्शन की प्रॉपर फ्रैक्शन में से प्रत्येक फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होगी? 1 से कम होगी। हाँ, क्या होगी? 1 से कम होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है, प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो हमेशा 1 से कम होती है। क्या होती है? 1 से कम होती है। प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है 1 से कम होती है। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है 1 से कम होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। अब दोस्तों बात आती है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आखिर होता क्या है? हाँ, दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ठीक इसका प्रॉपर फ्रैक्शन का उल्टा होता है। दोस्तों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है
प्रॉपर फ्रैक्शन का ठीक उल्टा होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है कहोगे देखिए, जब कहोगे देखिए ऐसा फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर बड़ा होता है, कहोगे देखिए ऐसी फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की अपेक्षा छोटा होता है उसे हम प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा हो जाएगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दोस्तों हम उसे कहते हैं, दोस्तों आपकी स्क्रीन पे भी लिखा है, आप पढ़िए इसे, देखिए क्या लिखा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में। लिखा है ऐसा फ्रैक्शन, लिखा है ऐसा फ्रैक्शन जिसमें अंश हर से बड़ा होता है, लिखा है ऐसा फ्रैक्शन जिसमें अंश हर से बड़ा होता है उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। कह रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मान जो होता है एक या एक से बड़ा होता है। कह रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मान जो होता है एक या एक से बड़ा होता है। हाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसमें अंश जो हो, मतलब न्यूमरेटर जो हो, जब डिनोमिनेटर से बड़ा होता है तो उन सभी फ्रैक्शनों को, दोस्तों ऐसे फ्रैक्शन जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की अपेक्षा बड़ा होता है तो ऐसे फ्रैक्शनों को हम क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ये चीजें समझ में आ गई? तो हाँ, तो मुझे एग्जांपल बता दीजिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, कि एग्जांपल, मुझे आप एग्जांपल बता दीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जांपल। तो दोस्तों मुझे आप एग्जांपल बता दीजिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होंगे कौन कौन से? कहोगे देखिए आप मुझे एग्जांपल बताइए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के। कहोगे देखिए 3/2। मैंने कहा 3/2 हो सकता है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहोगे देखिए 3/2 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हम उसे कहते हैं जिसमें न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमिनेटर की अपेक्षा। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ पर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर की अपेक्षा, तो इस प्रकार देखा जाए तो 3/2 एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मैंने कहा बहुत अच्छे। मैंने कहा और बताइए एग्जाम्पल। कहोगे 5/4, 5/4। हाँ। मैंने कहा और बताइए। कहोगे 7/2। तो ये सभी क्या है? कहोगे ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। अच्छा मुझे बताइए क्या 3 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? कहोगे तो आप कंफ्यूज हो गए। मैंने आपसे पूछा क्या 3 भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है कि नहीं, तुरंत आप कंफ्यूज हो गए। कहोगे हमें समझ में नहीं आ रहा है। एक बात बताइए, क्या मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ कि नहीं? कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने कहा क्या मैं 3 को 3/1 लिख सकता हूँ कि नहीं? कहोगे बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ हाँ। तो मैं इस 3 को 3/1 लिख लिया। 3 को 3 को मैं लिख लिया, 3 को लिख लिया 3/1। अब बताइए ये इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि नहीं? कहोगे ये तो हमें साफ-साफ दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये तो हमें साफ-साफ दिख रहा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने कहा आप ऐसे क्यों कह रहे हो साफ-साफ दिख रहा है? कहोगे देखिए यहाँ पर दिख रहा है कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर की अपेक्षा बड़ा है, और जब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर की अपेक्षा बड़ा होता है तो उसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। हाँ, हाँ। समझ में आया आपको? कहोगे हाँ। अच्छा एक बात बताइए, 4 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? कहोगे 4 तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहोगे 4 को हम 4/1 लिख सकते हैं, और 4/1 लिखेंगे तो यहाँ पर देखा जाए तो न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर की अपेक्षा बड़ा है, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की अपेक्षा बड़ा होता है तो उसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। सारी चीजें समझ में आ गई? कहोगे हाँ, सारी चीजें समझ में आ गई। 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 ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं, परेशानी नहीं है। दोस्तों एक बात बताइए, दोस्तों आप देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों 3/3 भी हमारा एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एग्जांपल है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का ही एग्जांपल है। ठीक है दोस्तों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर के अपेक्षा क्या होता है? बड़ा होता है या बराबर होता है। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। ठीक है, ऐसा होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, खैर कोई बात नहीं। ये सारी चीजें समझ में आ गई है। कहोगे हाँ। ठीक है, किताबों में यही लिखा रहता है कि न्यूमरेटर जो होता है डिनोमिनेटर की अपेक्षा बड़ा होता है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और जोड़ना चाहिए कि ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बराबर भी हो सकता है। डिनोमिनेटर के बराबर भी हो सकता है। ठीक है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए, अब हम इसकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के बारे में चेक कर लेते हैं। ये सभी क्या है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। हाँ, एक बात बताइए, यहाँ पर दिख रहा है कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर की अपेक्षा बड़ा है। सब एग्जाम्पल में दिख रहा है न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर की अपेक्षा बड़ा है। हाँ, अगर दोस्तों ये जो न्यूमरेटर है यहाँ पर 2 होता तो इसकी वैल्यू क्या आती? तो 1 आती। लेकिन फिलहाल क्या है? बड़ा है, 2 से क्या है? बड़ा है, इस प्रकार 1 से बड़ी आएगी वैल्यू। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों यहाँ पर भी 4 होता तो इसकी वैल्यू क्या आती? 1 आती। लेकिन फिलहाल बड़ा है तो 1 से बड़ी आएगी। कहोगे हाँ। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि 1 से बड़ी आएगी, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 1 से बड़ी आएगी। कहोगे हाँ। अगर दोस्तों मैं एग्जांपल 3/3 कर लूं तो वहां पर देखा जाए तो 1 आएगी। हाँ, इसकी वैल्यू क्या? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में देखा जाए तो 3/3 भी आएगा, 3/3 भी आएगा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, तो इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की
वैल्यू वास्तव में एक आ रही है या एक से बड़ी आ रही है। हाँ तो यहीं से कह दिया जाता है कि भैया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है, तो यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है वो वास्तव में एक एक या एक से बड़ी होती है। ठीक है, यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि भैया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है एक या एक से बड़ी होती है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ये सारी चीजें समझ में आई को, हाँ ये सारी चीजें समझ में आ गई है, ये सारी चीजें समझ में आ गई है। अब आता है मिक्स फ्रैक्शन। आखिर मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है, आखिर मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन होता क्या है दोस्तों। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में आपके स्क्रीन पे जानकारी लिखी गई है। मिक्स फ्रैक्शन के बारे में जानकारी लिखी गई है आपके स्क्रीन पे। देखिए क्या लिखा गया है, कहोगे देखिए लिखा गया है एक पूर्ण और एक उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन के संयोजन को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों एक पूर्ण संख्या और एक प्रॉपर फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन के संयोजन को ही मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, संयोजन को ही मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन के एग्जांपल अगर देखा जाए तो तीन सही, जैसे तीन सही 1/4। तो तीन क्या है, तो वे एक पूर्ण संख्या, और एक 1/4 क्या है, तो वे एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ। इसी प्रकार दोस्तों देखा जाए तो मिक्स फ्रैक्शन के एग्जांपल 5/5, 5 सही 3/5, 5 सही 3/5 भी होगा। 5 देखा जाए तो क्या है, तो एक पूर्ण संख्या है, और 3/5 क्या है, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। हाँ, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आप अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा ठीक है जी। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई हैं, कहोगे हाँ यहाँ तक तो सारी चीजें समझ में अच्छे तरीके से आ गई हैं। ठीक है, एक दो एग्जांपल और लिख दूं, कहोगे लिख दीजिए तो अच्छी बात रहेगी। ठीक है, लिख दीजिए तो अच्छी बात रहेगी। एक सही 2/3, तो ये भी हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है, मिक्स फ्रैक्शन का एग्जांपल है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं, तो यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है एक से तो कम होती है, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की जो वैल्यू होती है एक से बड़ी होती है या एक के बराबर होती है। मिक्स फ्रैक्शन में हम कुछ कहेंगे ही ना। ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन आपको ध्यान रखना है कि यह एक पूर्ण संख्या और एक प्रॉपर फ्रैक्शन के संयोजन को ही क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई, तो हाँ ये सारी चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, अब दोस्तों इसके अंदर भी कुछ पार्ट बनते हैं दोस्तों, इन सभी के अंदर भी कुछ पार्ट बनते हैं। ये जो फ्रैक्शन हमने पढ़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन, इनके अंदर भी कुछ पार्ट बनते हैं, और उनके बारे में भी हम जिक्र कर लेते हैं कि आखिर कौन कौन से पार्ट बनते हैं। दोस्तों इसके अंदर आता है एक लाइक फ्रैक्शन, एक आता है लाइक फ्रैक्शन, एक आता है अनलाइक फ्रैक्शन, एक आता है यूनिट फ्रैक्शन, एक आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या आता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता है। इन सभी चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि लाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं। ये भी जानकारी होनी चाहिए आपको। हाँ, ये भी आपको जानकारी अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, इन सभी चीजों के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो हमने फ्रैक्शन पढ़ा है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उनके भी कई सारे यहाँ पर टाइप निकल कर आ जाते हैं, और उनमें से निकल कर आता है पहला टाइप लाइक फ्रैक्शन। क्या आता है, लाइक फ्रैक्शन। ठीक है, सबसे पहला हमारा उसमें से निकल कर आता है लाइक फ्रैक्शन। क्या आता है, लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन सबसे पहले निकल कर आता है लाइक फ्रैक्शन। आखिर लाइक फ्रैक्शन होता क्या है, आखिर सबसे पहली बात निकल कर आती है कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। लाइक फ्रैक्शन होता क्या है, सबसे पहली बात निकल कर आती है कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। सबसे पहली बात आती है निकल कर कि लाइक फ्रैक्शन होता क्या है। दोस्तों वे भिन्न जिनके हर समान होते हैं, दोस्तों वे भिन्न जिनके हर समान होते हैं उसे लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों वे भिन्न जिनके हर समान होते हैं, केवल हर समान हो, उसे हम क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं, उसे हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आप मुझे बताइए, तो आप मुझे ऐसे एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिनके हर समान हो। आप मुझे ऐसे एग्जाम्पल दीजिए जिसके डिनोमिनेटर समान हो गए। देखिए 1/3, 1/3, 2/3, तो ये क्या है, कहोगे ये दोनों देखा जाए तो लाइक फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल। हाँ ये दोस्तों दोनों क्या है, कहोगे ये दोनों देखा जाए तो लाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल। हाँ
ये सभी क्या है, ये दोनों लाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। और दीजिए एग्जाम्पल को भी, ये देखा जाए 3/4/5, 4/3, 4/3, 4/3, और दीजिए हो गया 7/3। हाँ तो ये सभी दोस्तों देखा जाए तो ये क्या है, लाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। क्या है, लाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ पर डिनोमिनेटर सबका क्या है, सेम है। नोमिनेटर जो है अलग अलग है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। और जब दोस्तों ऐसे भिन्न, जब दोस्तों ऐसे भिन्न भिन्न हमें देखने को मिलते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, उन्हें उन्हें भिन्नों को हम लाइक फ्रैक्शन कह देते हैं। क्या कह देते हैं, लाइक फ्रैक्शन कह देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा निकल के आता है अनलाइक फ्रैक्शन। क्या आता है, अनलाइक फ्रैक्शन। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा निकल कर आता है अनलाइक फ्रैक्शन। क्या आता है, अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन आता है निकल कर। दूसरा निकल कर आता है अनलाइक फ्रैक्शन। आखिर अनलाइक फ्रैक्शन किसे कहते हैं, आपके स्क्रीन पर लिखा गया है अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में। अनलाइक फ्रैक्शन के बारे में आपकी स्क्रीन पर लिखा गया है, आप पढ़ लीजिए। देखिए क्या लिखा गया है, तो देखिए, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो, ऐसे फ्रैक्शन जिसमें डिनोमिनेटर अलग अलग हो, उसे हम कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। हाँ, कह रहा है वे भिन्न जिनके हर समान नहीं होते हैं, हर समान नहीं होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं डिनोमिनेटर, उसे अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। तो आप मुझे ऐसे फ्रैक्शन का एग्जांपल दे दीजिए, तो आप मुझे ऐसे फ्रैक्शन का एग्जांपल दे दीजिए जिसमें हर क्या हो, अलग अलग हो, जिसमें डिनोमिनेटर क्या हो, अलग अलग हो। आप मुझे ऐसे फ्रैक्शन का एग्जांपल दे दीजिए जिसमें हर क्या हो, मतलब डिनोमिनेटर जो हो अलग अलग हो। तो वे देखिए 2/3, मैंने कहा ठीक है। तो वे 3/5, मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा 7/8, ठीक है। मैंने कहा 5/2, ठीक है। तो ये सभी जो है, ये सभी किसके एग्जाम्पल है, कहोगे ये सभी देखा जाए तो अनलाइक फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो, ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो सबके डिनोमिनेटर क्या है, अलग अलग है। और जब ऐसे फ्रैक्शन हमें देखने को मिलते हैं जिनका डिनोमिनेटर अलग अलग होता है, तो हम उसी को अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं। हाँ लोग, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी को दुनिया में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब दोस्तों एक तीसरा निकल कर आता है यूनिट फ्रैक्शन। क्या आता है निकल कर, यूनिट फ्रैक्शन। अब दोस्तों एक तीसरा निकल कर आता है यूनिट फ्रैक्शन। क्या आता है निकल कर, यूनिट फ्रैक्शन। आखिर यूनिट फ्रैक्शन किसे कहते हैं, ये भी तो जानना जरूरी हो गया। अब ये भी तो जानना जरूरी है कि यूनिट फ्रैक्शन आखिर किसे कहते हैं। हाँ, आप पढ़िए, देखिए क्या क्या लिखा है, कभी देखिए, वे भिन्न जिनके अंश, जिनका अंश एक होता है उसे यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, दोस्तों लिखा है कि एक ऐसा फ्रैक्शन जिसका जिसका नोमिनेटर जो होता है एक होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम यूनिट फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखना है, हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि यूनिट फ्रैक्शन हम उसे कहेंगे, उस भिन्न को कहेंगे जिसका जिसका नोमिनेटर एक रहेगा। ठीक है, जिसका नोमिनेटर एक है उसे हम क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे, यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे। आपको ये बात ध्यान रखना है कि भैया हम उस भिन्न को, उस फ्रैक्शन को यूनिट फ्रैक्शन कहेंगे जिसका नोमिनेटर एक है। तो आप मुझे ऐसे फ्रैक्शन का एग्जाम्पल दे दीजिए जिनका नोमिनेटर एक है। तो देखिए 1/3, 1/5, 1/5, 1/7, 1/7। हाँ, तो ये सभी क्या है, कहोगे ये एक तरह से देखा जाए तो यूनिट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। एक यूनिट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल, ये सभी क्या है, कहोगे ये देखा जाए तो यूनिट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। ये सभी दोस्तों कुछ और नहीं है, यूनिट फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ये सारी चीजें क्लियर होगी, कहोगे हाँ सारी चीजें क्लियर होगी। अब दोस्तों एक चौथा निकल कर आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तुल्य भिन्न। क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं। दोस्तों एक निकल कर आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल कर आता है जिसे हम हिंदी में कहते हैं तुल्य भिन्न। देखिए आप क्या कहना चाह रहा है कि तुल्य भिन्न, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तुल्य भिन्न। जिसे हम कहते हैं तुल्य भिन्न। क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं। जिसे हम कहते हैं तुल्य भिन्न। क्या कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, तुल्य भिन्न कहते हैं। एक निकल कर आता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं तुल्य भिन्न। दोस्तों आप पढ़िए तुल्य भिन्न के बारे में क्या लिखा गया है। वो ये कह रहा है कि वे भिन्न जो देखने में अलग अलग होती हो लेकिन उनका मान समान हो, उसे तुल्य भिन्न कहते हैं। उनको तुल्य भिन्न कहते हैं, तुल्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब दोस्तों ऐसा भिन्न, दोस्तों एक ऐसा भिन्न
जो दिखने में अलग अलग हो, जो दिखने में अलग अलग हो लेकिन उनकी वैल्यू सेम हो, उसी को हम तुल्य भिन्न कहते हैं। जैसे दोस्तों 1/2 को 1/2 को क्या मैं 1/2 को क्या मैं 2/4 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं दोस्तों। क्या मैं 1/2 को 2/4 लिख सकता हूँ? हाँ लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये आपको खुद दिख रहा है, आप खुद देख रहे हैं कि दोनों दिखने में तो अलग अलग है, दिखने में अलग अलग है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। अब जब दोनों का मतलब एक ही है तो उनकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी, सीधी सी बात है। को हाँ, और ऐसे ही फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं, और ऐसे ही फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। जैसे दोस्तों और एग्जांपल दे देता हूँ। क्या मैं 3/5 को क्या मैं 3/5 को क्या मैं 3/5 को 3/5 को क्या मैं 3/5 को क्या मैं 3/5 को 9/15 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, चाहे मैं 3/5 कहूँ, चाहे 9/15 कहूँ। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, आप खुद देख रहे हैं कि 3/5 और 9/15 दो का मतलब एक ही है। चाहे मैं 3/5 कहूँ, चाहे 9/5 कहूँ, बात एक ही है। लेकिन क्या है, दोनों क्या है, देखने में तो अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। अब जब दोनों का मतलब एक ही है तो उनकी वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। और ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या कहते हैं? ऐसे फ्रैक्शन को हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। ऐसे फ्रैक्शन को ही इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। दोस्तों ये देखा जाए तो 2/4 जो है 1/2 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। दोस्तों ये जो 9/15 है, ये 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। आपको समझ में आया होगा? हाँ, मैं समझा देता हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मैं यहाँ पर आपको समझाने की भी कोशिश करता हूँ कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम कैसे निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे हम पता करते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, कैसे हम निकालते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, फिलहाल तो आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें। ठीक है, इक्विवेलेंट का मतलब मैं समझा देता हूँ और कैसे निकालते हैं ये भी समझा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, क्या मैं तीन को दोस्तों इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि मैं उस चीज को, दोस्तों इक्विवेलेंट का मतलब समझ लीजिए क्या होता है। दोस्तों इक्विवेलेंट का मतलब होता है कि किसी भी चीज को दूसरे रूप में लिखना बिना मान परिवर्तित किए। दोस्तों इक्विवेलेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को, दोस्तों इक्विवेलेंट का मतलब होता है किसी चीज को दूसरे रूप में परिवर्तित करके लिखना। दोस्तों इक्विवेलेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को दूसरे रूप में परिवर्तित करके लिखना बिना मान परिवर्तित किए दूसरे रूप में लिखना ही इक्विवेलेंट कहलाता है। ठीक है, जैसे दोस्तों मैं तीन को क्या मैं 2+1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। हाँ हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, केवल मैंने 3 को दूसरे रूप में लिख दिया। हाँ हाँ। तो दोस्तों ये जो मैंने 2+1 लिखा, ये कुछ और नहीं है, 3 का इक्विवेलेंट है। क्या है? 3 का इक्विवेलेंट है। दोस्तों इक्विवेलेंट का मतलब होता है बिना मान में बदलाव हुए उस चीज को दूसरे रूप में, किसी चीज को दूसरे रूप में लिखना ही इक्विवेलेंट कहलाता है। इस प्रकार देखा जाए तो मैंने 3 को 2+1 लिख दिया। तो ये जो 2+1 है, वास्तव में 3 को मैं 2+1 लिख दिया, यहाँ पर 3 को मैं 2+1 लिख दिया और मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। लेकिन क्या हुआ, रूप में क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। और यही चीज हमारा क्या कहलाया? इक्विवेलेंट कहलाएगा। मतलब देखा जाए तो 3 का इक्विवेलेंट क्या है? 2+1, मतलब 2+1 जो है इक्विवेलेंट है 3 का। ठीक है, इसे मैं और भी चीजें लिख सकता हूँ, 3 को मैं लिख सकता हूँ 4-1 लिख सकता हूँ कि नहीं कहोगे? हाँ, मैंने रूप में परिवर्तन कर दिया, इसके रूप में परिवर्तन कर दिया, लेकिन वैल्यू में कोई परिवर्तन हुआ? कहोगे वैल्यू में तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इस प्रकार देखा जाए तो 4-1 जो है इक्विवेलेंट है 3। ठीक है, क्या आपको समझ में आया? कहोगे हाँ, यहाँ तक समझ में आया। और भी चीजें मैं लिख सकता हूँ, इसे लिख सकता हूँ 5-2, तो 5-2 भी क्या होगा? इक्विवेलेंट होगा 3 का। तो इस प्रकार आप बहुत सारे इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना निकालना चाह रहे हो। इसकी कोई निश्चित वैल्यू नहीं हो सकती है, हो सकती है इक्विवेलेंट की। ठीक है, समझ में आया? कहोगे हाँ, ये समझ में आ गया। एक बात बताइए, 1/2 को 1/3 को 1/3 को 1/3 को क्या मैं 1/3 को मैं क्या मैं 3/9 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाँ, क्या मैं 1/3 को 3/9 लिख सकता हूँ? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं।
अगर दोस्तों 1/3 को मैं क्या 3/3 नौ लिख सकता हूँ? हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया, 1/3 को दूसरे रूप में लिख दिया, दूसरे रूप में लिख दिया, दूसरे रूप में लिख दिया, बिना मान परिवर्तित किए दूसरे रूप में लिख दिया। चाहे मैं 1/3 कहूँ, चाहे मैं 3/9 कहूँ, बात एक ही एक हो गया। हम तो इस प्रकार देखा जाए तो 1/3 को अगर मैं 3/9 लिख दे रहा हूँ तो ये 3/9 जो है ये कुछ और नहीं है, 1/3 का इक्विवेलेंट है। क्या है? इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। 1/3 का क्या इक्विवेलेंट है? 3/9 है। हाँ तो दोस्तों आप खुद देखिए कि इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने इक्विवेलेंट निकालने के लिए हमने क्या किया है, ये जो 3/9 निकालने के लिए, 3/9 लिखने के लिए, 1/3 को 3/9 लिखने के लिए मैंने क्या किया है, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है। हाँ ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई किया है तो क्या निकल कर आया? 3/9 आया। और 3/9 को हम क्या करें? इक्विवेलेंट करें। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी, मतलब इसका यही है। तो दोस्तों आपने खुद देखा 1/3 जो फ्रैक्शन थी इसका इक्विवेलेंट क्या है? 3/9 है। इसका मतलब दोस्तों यही है कि किसी भी फ्रैक्शन का इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं? किसी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी भी फ्रैक्शन का अगर आपको इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें क्या करते हैं कि हम उस फ्रैक्शन में किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा? उसका इक्विवेलेंट मिलेगा। क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट मिलेगा। तो इस प्रकार देखें तो 1/3 का मैं कई सारे इक्विवेलेंट बता सकता हूँ। मल्टीप्लाई करके, अलग अलग नंबरों से मल्टीप्लाई करके मैं कुछ भी बता सकता हूँ इक्विवेलेंट। बताइए आप 1/3 का इक्विवेलेंट और ढेर सारे होंगे। देखिए 2 से मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/6। इस प्रकार मैं 1/3 को 2/6 लिखता हूँ। तो ये 2/6 क्या है? 1/3 का इक्विवेलेंट है। और बताइए 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 4 1 4, 4 3 12। इस प्रकार देखा जाए तो 1/3 को मैं 4/12 भी लिख सकता हूँ। और ये 4/12 कुछ और नहीं है, 1/3 का इक्विवेलेंट है। ठीक है, समझ में आपको आया? हो गया। हाँ मैंने कहा ठीक है। 1/5 का इक्विवेलेंट बताइए। कभी देखिए अगर हमें 1/5 का इक्विवेलेंट देखिए मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2/10 आएगा। तो इस प्रकार देखें तो 1/5 का इक्विवेलेंट 2/10 भी होगा। 2/10 भी होगा। हाँ मैंने कहा और बताइए इक्विवेलेंट हो गया। देखिए अगर हमें और इक्विवेलेंट निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3/15 आया। इस प्रकार आपने कहा भैया 1/5 को मैं 3/15 भी लिखता हूँ। इस प्रकार देखें तो 1/5 का इक्विवेलेंट 3/5 1/5 का इक्विवेलेंट 3/15 भी होगा। मैंने कहा और इक्विवेलेंट बताइए। तो देखिए अगर हमें और इक्विवेलेंट निकालना है तो हमें यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं 1/5 को मैं लिखता हूँ 5/25। इस प्रकार देखा जाए तो 1/5 का इक्विवेलेंट 5/25 भी होगा। 5/25 भी होगा। हाँ कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं। तो इस प्रकार तो आप बहुत सारे निकाल सकते हैं। ये तो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना निकालना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है। तो इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चन नहीं देगा कि बताइए 1/5 का, आपसे नहीं कहेगा कि 1/5 का कि बताइए कौन सा इक्विवेलेंट होगा, ये नहीं कहेगा। आपको सामने 4 ऑप्शन दे देगा। आपसे कहेगा कि बताइए 1/5 का इसमें से, आपके सामने 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा कि बताइए 1/5 का इसमें से कौन सा इक्विवेलेंट है। 1/5 का कौन सा इक्विवेलेंट है इसमें से, इस ऑप्शन में से है। आपके सामने ऐसे क्वेश्चन रखेगा, आपके सामने ऐसे ही क्वेश्चन रखेगा। ठीक है, कोई दिक्कत की परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। यहाँ तक समझ में आया? हो गया। हाँ अच्छा ये समझ में आ गया है तो और आप मुझे इक्विवेलेंट बता दीजिए। आप मुझे बताइए 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए। देखिए अगर हमें इक्विवेलेंट कहोगे, देखिए मैं इक्विवेलेंट कहोगे, मैंने कहा कि 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बताइए क्या होगा, इक्विवेलेंट क्या होगा। कहोगे देखिए यहाँ पर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ। 2 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4/6 आएगा। तो इस प्रकार मैं 2/3 को मैं 4/6 लिखता हूँ। 2/3 को मैं 4/6 लिखता हूँ। इस प्रकार आपने कहा कि भैया 4/6 जो है वास्तव में 2/3 का इक्विवेलेंट है। मतलब 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, मतलब 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है 4/6 है। क्या है? 4/6 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, और बताइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहोगे। देखिए अगर आप और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना चाह रहे हो तो 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो 3 दूनी 6, 3 3 9। इस प्रकार देखा जाए तो 2/3 को मैं 6/9 भी लिखता हूँ। 6/9 भी लिखता हूँ। हाँ 2/3 को मैं 6/9 भी लिखता हूँ। इस प्रकार देखा जाए तो 2/3 का इक्विवेलेंट 6/9 भी होगा। हो गया। हाँ 6/9 भी होगा। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ हम आपकी बात से सहमत हैं। और बताइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहोगे। देखिए अगर मैं यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 4 दूनी 8, 4 3 12। तो 2/3 को मैं 8/12 भी लिखता हूँ। इस प्रकार देखा जाए तो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो होगा 8/12 भी होगा। 8/12 भी होगा। हाँ मैंने कहा और बताइए कहोगे। देखिए अगर आप और निकालना चाह रहे हो तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऊपर नीचे 5 दूनी 10, 5 6 15। इस प्रकार 2/3 को मैं 10/15 भी लिखता हूँ। 10/15 भी लिखता हूँ। इस प्रकार देखा जाए तो 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 10/15 भी हो सकता है।
हाँ, 10/15 भी हो सकता है। आपको सारी चीजें समझ में आई तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी कोई भी नहीं। अब आइए दोस्तों, इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी ले लेते हैं, जिससे आपको समझ में आ जाए कि अच्छा, इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन हमसे पूछे जा सकते हैं। हाँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि बताइए भिन्न 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निम्न में से कौन सा होगा। हाँ, कह रहा है कि बताइए निम्न में से 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा। हाँ, ठीक है। कह रहा है कि बताइए 3/5 का, कह रहा है कि बताइए 3/5 का निम्न में से कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। हाँ, आपके सामने ऑप्शन दिया है 10/25, आपके सामने ऑप्शन दिया है 10/25। दूसरा ऑप्शन जो दिया है, दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, दूसरा ऑप्शन दिया है 15/25। दूसरा ऑप्शन हमें दिया है 15/25। तीसरा ऑप्शन क्या दिया है, तीसरा ऑप्शन हमें दिया है 20/25, 20/25। तीसरा ऑप्शन हमें दिया है 20/25। हाँ, चौथा ऑप्शन हमें क्या दिया है, चौथा ऑप्शन हमें 18/25 दिया है, 18/25 दिया है। हाँ, 18/25 दिया है। हाँ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो नहीं। कह रहा है कि बताइए ये जो चारों ऑप्शन है, कह रहा है कि ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, कह रहा है ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताइए 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा। हाँ, एक बात बताइए, 3/5 का जो दोस्तों 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर मैं निकालना चाह रहा हूं तो कैसे निकाला दोस्तों। 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो निकाला गया होगा वो कैसे निकाला गया होगा। देखिए, इसमें वास्तव में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई की गई होगी, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई की गई होगी और तब जाके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल कर आया होगा। हाँ, अगर दोस्तों जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया, अगर मैं उस नंबर को हटा देता हूं तो यही मिल जाएगा। हाँ, यही मिल जाएगा। हाँ, तो पता कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है। तो हम पता कर लेते हैं डिवाइड करके कि किस, तो हम पता कर लेते हैं कि किस नंबर में किस नंबर को एक मिनट, ठीक है दोस्तों, आप मुझे बताइए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए इसमें क्या किया गया होगा। 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए इसमें एक नंबर से किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर किया गया होगा, तब जाके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकला होगा। हाँ, अगर दोस्तों मैं उस जो जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, इसमें जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, अगर मैं उसे हटा देता हूं तो ये मिल जाएगा। हाँ, तो हम पता कर लेते हैं कि किस नंबर, तो हम पता कर लेते हैं यहाँ पर इन ऑप्शनों में हम पता कर लेते हैं, इन ऑप्शनों के माध्यम से हम पता कर लेते हैं कि भैया ऐसा कौन सा नंबर है जिसे मैं हटा। तो यहाँ पर एक मिनट हो गई दोस्तों, 3/5 का अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या किया गया, 3/5 में किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा। हाँ, तब जाकर इसका 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल कर आया। हाँ, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल कर आया होगा। अगर दोस्तों मैं उस नंबर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है इसका, ठीक है, अगर मैं वो नंबर हटा देता हूं तो ये नंबर मिलेगा। तो हम पता कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा नंबर है। तो हम पता कर लेते हैं इन ऑप्शनों में से हम पता कर लेते हैं कि एक मिनट, ठीक है, तो इन ऑप्शनों में से दोस्तों एक मिनट हो गई दोस्तों, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या किया गया, इसमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा ऊपर नीचे, तब जाके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल कर आ जाएगा। अगर दोस्तों जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दोस्तों जो भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है उसमें से वो नंबर मैं हटा देता हूं तो यही मिलेगा। हाँ, तो हम चेक कर लेते हैं, हम वहां पर दोस्तों इन ऑप्शनों में से जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है, वो नंबर हटाकर देखने की कोशिश करते हैं कि 3/5 कहां पर प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर देखा जाए तो वास्तव में ऊपर नीचे वास्तव में 5 से मल्टीप्लाई किया गया। अगर मैं 5 से हटाता हूं तो क्या 3/5 प्राप्त हो रहा है, नहीं प्राप्त हो रहा है। तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं देखता हूं तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया गया है, हाँ, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया। अगर मैं हटाता हूं तो क्या मिलेगा, 3/5 मिलेगा। तो ये हमारा ऑप्शन हो सकता है। हाँ, ये हमारा वास्तव में ये ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर देखूं तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया गया। अगर मैं हटाता हूँ 5 तो 4/5 प्राप्त हो रहा है, जो कि 3/5 प्राप्त होना चाहिए था। अगर ये वास्तव में 20/25 जो है 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, तो यहाँ से जो कॉमन वैल्यू है जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है उस नंबर को हटाने पर 3/5 प्राप्त होता है। हाँ, इस प्रकार नहीं प्राप्त हो रहा है तो नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पर देखो तो यहाँ पर देखा जाए तो नहीं, यहाँ पर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं, एक से मल्टीप्लाई किया गया है और एक से मल्टीप्लाई किया गया है तो ये आया है। अगर मैं एक को हटाता हूं तो यही प्राप्त होगा। अगर ये प्राप्त होता तो ये क्या होता, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता। हाँ, तो ऐसा तो केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसमें 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 ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया गया। अगर मैं 5 हटा देता हूं तो मुझे यही मिल रहा है। मतलब देखा जाए तो 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है,
15/25 है। क्या है? 15/25 है। हाँ आपने बोला। और हमसे कह रहा था कि बताइए 3/5 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? तो हम कह सकते हैं 15/25 होगा। क्यों? तो क्योंकि 3/5 को हम 15/25 लिख सकते हैं और दोनों की वैल्यू क्या होगी? सेम होगी। दोनों की वैल्यू सेम होगी। हाँ बोला। चाहे मैं 3/5 कहूँ, चाहे 15/25 कहूँ, दोनों की वैल्यू सेम होगी। और और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यही कहता है कि भैया इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? को देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन जिसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? को देखिए इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपके साथ स्क्रीन पे लिखा था। हाँ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन किसे कहते हैं? को ऐसे भिन्न जो देखने में अलग अलग हो लेकिन उनकी वैल्यू सेम हो, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। इस प्रकार देखें तो 3/5 और 15/25 देखने में तो अलग अलग है लेकिन उनकी वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। हाँ क्योंकि हमें पता है कि 3/5 को हम 15/25 भी लिख सकते हैं। तो जब 3/5 को 15/25 लिख सकते हैं, चाहे मैं तो ऐसी स्थिति में चाहे मैं 3/5 कहूँ, चाहे 15/25 कहूँ, बात देखिए। और जब बात देखिए तो वैल्यू भी क्या आएगी? सेम ही आएगी। हाँ हाँ बताइए कोई दिक्कत की परेशानी को? हमें कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और कल मिलेंगे। कल हम तुलना करेंगे कि फ्रैक्शन की कैसे हम तुलना करते हैं, कैसे कौन छोटा होगा कौन बड़ा होगा, इन सभी चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है? आप देखिए क्या लिखा है, कभी देखिए लिखा है कि भिन्न, कह रहा है कि भिन्न जो है फ्रैक्शन जो है 9/27 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निम्न में से कौन होगा? निम्न में से कौन होगा? कह रहा है कि बताइए 9/17 में से, कह रहा है कि बताइए 9/17 में से, कह रहा है 9/17 का, कह रहा है कि 9/17 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निम्न में से कौन सा होगा? हाँ 9/17 का, कह रहा है 9/17 का, कह रहा है 9/17 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कौन सा होगा? ठीक है? हमें ऑप्शन क्या क्या दिया है? क्योंकि हमें ऑप्शन 36/25 दिया है, ऑप्शन दिया 36/25 दिया है। दूसरा ऑप्शन हमें दिया 72/85 दिया है, 72/85 दिया है। दूसरा ऑप्शन हमें दिया है 72/85 दिया है। तीसरा ऑप्शन हमें दिया है 90/25 दिया है, तीसरा ऑप्शन हमें 90/25 दिया है। चौथा ऑप्शन हमें दिया है, चौथा ऑप्शन हमें दिया है 72/136 दिया है, 72/136 दिया है, 72/136 दिया है, 72/136 दिया है। हाँ हाँ कोई दिक्कत की परेशानी तो होगी। कह रहा है कि बताइए ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से 9/17 का कौन सा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? हाँ, एक बात बताइए 9/17 का जब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाला गया होगा? कोई देखिए 9/17 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, दोस्तों आप मुझे बताइए 9/17 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे निकाला गया होगा? तो देखिए 9/17 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने के लिए किसी एक नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया गया होगा तब जाकर आया होगा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ, ठीक है दोस्तों, जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल कर आया है अगर उसमें दोस्तों इसमें किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा तब जाकर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल कर आया होगा। दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है उसमें से जिस दोस्तों इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो है उसमें 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 दोस्तों इसमें इसमें जब किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा तब जाकर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकल कर आएगा। हाँ, कोई दिक्कत की परेशानी हो रही दोस्तों जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है अगर मैं उस नंबर को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में से हटा देता हूं, दोस्तों जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया है उस नंबर को अगर मैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में से हटा देता हूं तो यही हमारा मिल जाएगा। हाँ, यही मिलेगा को यहाँ। तो हम चेक कर लेते हैं कि किस 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 में से हम चेक कर लेते हैं कि ऐसा कौन सा फ्रैक्शन है जिसमें से उस नंबर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया गया उस नंबर को हटाने पर यही मिल रहा है। जो होगा वही वास्तव में 9/17 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। हाँ तो हम चेक कर लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो किस नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे किया गया है तो देखिए यहाँ पर तो कोई कॉमन वैल्यू नहीं दिख रही है। इस प्रकार यहाँ पर देखें तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है। जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में 9/17 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 36/25 नहीं होगा क्योंकि 36/25 को हम 9/17 को हम 36/25 के रूप में नहीं ले सकते। हाँ ठीक है यहाँ पर देख लेते हैं तो देखिए यहाँ पर चेक करिए कभी देखिए तो देखिए यहां पर भी देखा जाए तो वे देखिए यहाँ पर भी देखें तो हमें कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन नहीं नजर आ रहा है। जब कॉमन कुछ नहीं है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। हाँ हाँ अगर डिवाइड करने पर अगर वास्तव में जो भी कॉमन है अगर मैं उस पार्ट को हटाता हूँ तो 9/17, अगर उस पार्ट को हटाने पर 9/17 मिल जाता है तो हम कह सकते हैं कि भैया 72/87 जो है 9/17 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नहीं है। हाँ अब इस पे आ जाते हैं। इस पे दोस्तों देखा जाए तो ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई किया है, अगर मैं 5 से हटा देता हूँ 5 हटा देता हूँ तो किसी कीमत पर 9/17 प्राप्त नहीं होगा। अगर प्राप्त हो जाता तो ये क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है। तो ये भी हमारा नहीं है। और चौथा ऑप्शन आप देख के ही मार सकते हो कि भैया ये हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है अगर नहीं देख के मारना चाह रहे हो तो आप सोल्व कर लीजिए। दोस्तों आपको दिख रहा है कि ये वास्तव में आपको दिख रहा है दोस्तों ये कि 8 से डिवाइड हो रहा है
ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई किया गया है। हाँ, अगर दोस्तों मैं 8 हटाता हूँ, तो 8 नहीं 72 9 ऊपर प्राप्त होगा और नीचे प्राप्त होगा 17। इस प्रकार देखा है तो 9/17 प्राप्त हो रहा है, 9/17 प्राप्त हो रहा है। हाँ, और 9/17 दोस्तों आप देख रहे हैं कि इसे हटाने पर हमें 9/17 प्राप्त हो रहा है। अगर 9/17 प्राप्त हो रहा है तो हम कह सकते हैं 72/136 जो है वास्तव में 9/17 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ, तो जी दोस्तों अगर मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर नीचे तो मुझे क्या मिलेगा? 72/136 मिलेगा। और जब मल्टीप्लाई करने पर अगर 8 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने पर 72/36 136 मिल रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये 72/136 जो है वास्तव में 9/17 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। हाँ, बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें समझ में अच्छी तरीके से आई होंगी। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, कल हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर फ्रैक्शन कि 2 या 2 से अधिक फ्रैक्शन अगर दिए जाए तो उनमें से बड़ा कौन सा होगा, कौन छोटा होगा। इन सभी चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। वो भी 3-4 तरीके से हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा इसी उत्साह के साथ। नमस्कार।